नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आइए अपनी अंतिम कक्षा है इंडिया जीके की, जिसके माध्यम से अपन इंडियन पॉलिटी का जो सेकंड पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था तथा इंडिया जीके की जो भी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका नाम है पीटीटी मैराथन क्लासेज 2021। उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से अन्य क्लासेज को आप देख सकते हो। इस क्लास को अपन फटाफट से कंप्लीट करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं आपको फटाफट से कंप्लीट करवाऊंगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये कक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ सरकार का स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने वाला अंग है। तो काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है। तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करती है, जबकि संघ सरकार के जो दो अन्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, ये आपस में तालमेल के साथ कार्य करती हैं। इस प्रश्न की आप व्याख्या देख लीजिए फटाफट से। अपने भारतीय संविधान में जो संघ सरकार का उल्लेख है वो भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो प्रावधान है वो संघ सरकार से संबंधित प्रावधान है। अपने भारत में संसदीय सरकार है, जिसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान में रखिएगा। जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत रहे हैं उनके संबंध में मैंने आपको पिछली कक्षा में जानकारी दे दी थी। वहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अपने भारत में जो संघ सरकार है उसके 3 अंग हैं। पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा अंग है विधायिका, जिसे आप व्यवस्थापिका भी कहते हो, जो कि अपने भारत में संसद है। तीसरा है न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत आ जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अपने भारत में जो संघ सरकार का दूसरा अंग है विधायिका अथवा व्यवस्थापिका, जिसे अपन संसद के नाम से जानते हैं, ये क्या करती हैं? ये कानून यानी कि विधि का निर्माण करती हैं, वो संविधान में संशोधन करने का कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा वो राष्ट्रपति आ जाता है, यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल है ये आ जाएगा तथा राष्ट्रपति इसमें शामिल रहेगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संसद का अंग कौन कौन सा है, तो आप बताओगे राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति, ये तीनों भारतीय संसद के अंग हैं। जो कार्यपालिका होती हैं ये क्या करती हैं? जो विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करती हैं। तथा जो अंतिम अंग होता है संघ सरकार का, न्यायपालिका, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? जो कानून लागू होते हैं उनकी न्यायिक रक्षा करता है एवं उनकी व्याख्या करता है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संवैधानिक पदक्रम में किसका पद सर्वोच्च होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति का होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तब भी आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तब भी आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संघ कार्यपालिका का औपचारिक अथवा नाम मात्र मुखिया या फिर शब्द दे दिया जाए प्रधान कौन होता है, तब भी आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि जो संघीय कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान अथवा मुखिया कौन होता है, तब आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। जबकि औपचारिक और नाम मात्र जो मुखिया अथवा प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। एक और प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देश की एकता व अखंडता का प्रतीक कौन होता है, तब भी आपका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति होता है। तो कोई सा प्रश्न पूछा जाए इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। आप सभी विद्यार्थी राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं अपने भारतीय संविधान में उनको देख लीजिए एक नज़र में। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो पद का उल्लेख है राष्ट्रपति के वो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी ये राष्ट्रपति में निहित होगी। जो अंतिम डिसीजन लेगा कार्यपालिका का वो राष्ट्रपति लेगा। अगला है अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसके संबंध में जानकारी दे रखी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला बिंदु है संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक पॉइंट विशेष ध्यान में रखना कि जो राज्य में विधान परिषद होती है उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा है दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर यूटी है, यहाँ पर भी विधानसभा है, अतः यहाँ के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आगे देखिए, इस नोट को देखिए सभी विद्यार्थी। राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल जो राज्य विधान सभा होती हैं उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान में रखिएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55, जिसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि अथवा आप कह सकते हो प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो ये जो विधि ली गई है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है तथा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये महत्वपूर्ण स्टार है यहाँ पर। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो आप बताओगे एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। तथा प्रत्यक्ष होता है अथवा अप्रत्यक्ष होता है, तो आप बताओगे अप्रत्यक्ष होता है। इसमें डायरेक्ट नागरिक भाग नहीं लेते हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के तथा विधानसभा के वो भाग लेते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। ये भी काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल अथवा आप कह सकते हो पदावधि के संबंध में जानकारी मिलती है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 3 प्रकार से समाप्त हो सकता है, जब उसकी मृत्यु हो जाए अथवा वो इच्छा से उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे। तो एक और प्रकार का प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे ज्ञापित करता है, तो आप बताओगे उपराष्ट्रपति को करता है। तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर। यदि वो संविधान का उल्लंघन कर देता है तब भारतीय संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 57। इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के संबंध में प्रावधान है, जिसकी संविधान में कोई भी सीमा नहीं है। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ सकता है, तो आपका उत्तर रहेगा कितनी भी बार लड़ सकता है, अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। इसमें राष्ट्रपति पद हेतु जो योग्यताएं होनी चाहिए व्यक्ति की उसके संबंध में जानकारी है। तो कौन कौन सी मुख्य योग्यता है वो देख लीजिए आप। पहली है भारत का नागरिक हो। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यहाँ पर स्टार लगा रखा है मैंने, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। अगली योग्यता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तथा अंतिम जो योग्यता है वह है दोस्तों लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ये सभी राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 59। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई है। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें आप देख लीजिए। जो उम्मीदवार होता है उसको नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तथा उस व्यक्ति को 50,000 रुपये जमानत राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें जमा करानी होती है। तथा जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है वह अपना नामांकन पत्र लोकसभा के महासचिव को जमा कराता है। तो इसका प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तथा राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार की प्रचार प्रक्रिया चलती है वो 14 दिन की चलती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है जो उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति पद का वो 14 दिन तक अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो ध्यान में रखिएगा संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण व परिरक्षण की शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। तथा इसको जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब वहाँ का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रपति को पद ग्रहण की शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों, महाभियोग, जिसके अंतर्गत 3 चरण आते हैं। पहले चरण में संसद के द्वारा संकल्प लाया जाता है, फिर संसद के दोनों सदनों से उस संकल्प को पारित किया जाता है, देन उसके बाद उस पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग के बाद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटा हुआ मान लिया जाता है, जिसके लिए उसको त्यागपत्र देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके 3 चरण हैं, संकल्प, संकल्प पारित, महाभियोग। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है अपने भारत में। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 62। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तब उसके पद का निर्वहन कौन करेगा? तो अपने भारत का उपराष्ट्रपति करेगा, जिसकी अवधि होती है 6 माह तक। इसके अंदर फिर दोबारा से राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव कराना आवश्यक है। जो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है ये भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। इस नोट को भी देख लीजिए आप। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन की जगह शब्द दिया जा सकता है सत्र अथवा बैठक, बुलवाता है? तो काफी अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 123 है इसमें क्या प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति हैं ये अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी में दे रखा है अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये केग की नियुक्ति करता है। जो केग है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए। व्याख्या के माध्यम से अपन जानेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये किन किन की नियुक्तियां करता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला बिंदु हो जाता है प्रधानमंत्री। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जैसे ही ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है फिर उसके बाद जो मंत्रिपरिषद है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला पॉइंट है अटॉर्नी जनरल, जिसे कहते हैं महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। तो ध्यान में रखिएगा अटॉर्नी जनरल। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके संबंध में अभी मैंने आपको बताया कि एक की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। अगला पॉइंट है राज्यों के राज्यपाल। तो राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। इस नोट को देखिए। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, जिनकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। अगला बिंदु है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का जो उल्लेख है ये अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था हो जाती है। अपने भारत में जो वित्त आयोग का गठन हुआ था यह वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि यूपीएससी है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 316 के तहत। जो निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद
324 के तहत। अगला है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो ये भी भारत का राष्ट्रपति करता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। जो महिला आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग जो एससी कमीशन है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। जो अनुसूचित जाति आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। तथा अंतिम में अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी कमीशन, इसके सदस्यों और अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो भी भारत का राष्ट्रपति करता है। तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 338 बी में है। अब किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा वो आप इस प्रश्न के माध्यम से देखिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। इस प्रकार से आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, पहला प्रधानमंत्री, तो अभी अपन ने देखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, ते भी भारत का राष्ट्रपति करता है। तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, इसका अलग से इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अतः आप सभी इन बिंदुओं को अच्छे से देख लीजिएगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है ये किन किन की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संसद का भाग नहीं है, भाग अथवा यहाँ पर आप लिख सकते हो अंग, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संसद का कौन सा अंग नहीं है, तो लोकसभा भारतीय संसद का अंग है, राज्यसभा भारतीय संसद का अंग है, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भारतीय संसद का अंग नहीं होता है, राष्ट्रपति ये भारतीय संसद का अंग होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति ये तीनों भारतीय संसद के अंग होते हैं। तथा आपसे एक और प्रकार का प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तब आपको उत्तर हो जाएगा 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जो लोकसभा होता है ये भारतीय संसद का निम्न सदन होता है तथा लोकप्रिय सदन होता है, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं। जबकि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में विशेष परिस्थितियों में आपातकाल लगा सकता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये किसी भी राज्य में किस अनुच्छेद के तहत वहां पर आपातकाल, जिसे अपन कहेंगे राष्ट्रपति शासन, लगा सकता है। तो आपको उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। जो भारत का राष्ट्रपति होता है यह अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत ये किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या फिर आप उसे कह सकते हो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। तो तीनों आपातकाल आप ध्यान में रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे। तो ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति पीवी गिरी बने थे वर्ष 1969 ईस्वी में। तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद ये अपने भारत के राष्ट्रपति भी बन गए थे। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तीन से संबंधित 2 बिंदु आप ध्यान में रखिएगा कि यह प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे तथा ये निर्दलीय राष्ट्रपति बने थे। यह उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे तथा इन्हीं के समय दूसरी बार मतगणना का प्रयोग हुआ था। इन्होंने जो वेद कोटा है, जो कि कितना होता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए, यानी कि जितने वोट हैं उसमें से आधे वोट तो प्राप्त करने चाहिए जो वेद मत हैं, तथा उससे एक अधिक वोट प्राप्त करना चाहिए। तो ये वेद कोटा होता है राष्ट्रपति पद के लिए कि आधे से एक अधिक वो वोट प्राप्त करे, और ये सभी जो वोट यानी कि मत रहेंगे ये वेद होने चाहिए। तो दूसरी बार मतगणना हुई थी पीवी गिरी के समय। तो फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे तथा उपराष्ट्रपति से ये राष्ट्रपति बने थे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भी विभिन्न राष्ट्रपति बने हैं उनके संबंध में, पहला बिंदु है एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति। तो कौन बने थे, तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति पद पर
तथा इन्होंने 3 बार शपथ ग्रहण की थी। अगला है प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने थे, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तथा बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में अपन प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि प्रत्येक वर्ष अपने भारत में शिक्षक दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है तथा इन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। अगला पॉइंट है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे तथा ये जब राष्ट्रपति के पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला बिंदु है एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे तथा सबसे कम उम्र में जो राष्ट्रपति बने थे वो नीलम संजीव रेड्डी बने थे। अगला बिंदु है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा रामनाथ कोविंद है जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आगे इस नोट को देखिए सभी विद्यार्थी, काफी महत्वपूर्ण नोट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की वह प्रथम महिला जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, तो आप बताओगे मनोहरा होलकर ने। जो मनोहरा होलकर है इन्होंने प्रथम बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। अगला बिंदु है भारत की प्रथम व एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन बनी है अभी तक, तो आप बताओगे प्रतिभा पाटिल बनी है। ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। इनका जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर 2012 तक था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 7 है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 352 में लगा है, तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है अपने भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 भारत का उपराष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा, जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। जो अनुच्छेद 64 है ये कहता है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू है जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। अनुच्छेद 59 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसे पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। तो ध्यान में रखिएगा जो उपराष्ट्रपति होता है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत का राष्ट्रपति ही दिलाता है। अनुच्छेद 67 में इसके कार्यकाल के संबंध में जानकारी है। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो काफी अच्छा ये प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपने देश का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। तो भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। इस नोट को देखिए, राज्य में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो राज्य का महाधिवक्ता होता है जिसे कहते हैं एडवोकेट जनरल, जिसे आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हो एजी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। अब आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि अपने राजस्थान राज्य के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। हाल ही में बनाए गए थे, करंट अफेयर में अपन ने पढ़ा था, तो आपको इनका नाम कमेंट करना है कि राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता कौन है। ठीक है। महाधिवक्ता का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 165 में है, जबकि महान्यायवादी का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1989 ईस्वी में हुआ था। इसी के तहत जो मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 भारतीय संसद का निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन अथवा जनता का सदन है, तो इसके संबंध में मैंने आपको अभी जानकारी दी थी। लोकसभा, जो लोकसभा होती है ये भारतीय संसद का निम्न सदन होती है तथा जनता का सदन होती है। लोकसभा का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 81 में है।
इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें आप देख लीजिए। जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, यानी कि अधिकतम जो सीटें हो सकती हैं लोकसभा में, वो 552 हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी है तो आप बताओगे 545 है। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है तो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। जो भारतीय लोकसभा का गठन हुआ था ये 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जो सदस्यों की आयु होनी चाहिए वो न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अर्थात ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तथा जो भारतीय संसद है उसमें राजस्थान से टोटल 35 सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटें लोकसभा में हैं तथा 10 सीटें राज्यसभा में। ठीक है। तो ये पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर। राजस्थान से जो सदस्य हैं भारतीय लोकसभा में वो 25 है। इस नोट को देखिए सभी विद्यार्थी। संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। राज्यसभा का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे स्थायी सदन आप कहोगे। जबकि संसद का जो अस्थायी सदन होता है वो लोकसभा होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम जो सीटें हो सकती हैं वो 250 हो सकती हैं। वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 245, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अर्थात 250 जो कुल सीटें हैं राज्यसभा में, इनमें से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है राज्यसभा में वो 245 हैं। राजस्थान से जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए वो 10 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो होती है सदस्य की वो 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है सदस्य की वो 30 वर्ष होती है। कार्यकाल जो होता है सदस्य का वो 6 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार से आपके ये लोकसभा और राज्यसभा वाला जो बिंदु है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। लोकसभा में राज्यों से किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। और जो जनसंख्या रहेगी ये 1971 ईस्वी की जनसंख्या रहेगी, अर्थात 1971 की जनगणना के अनुसार ही विभिन्न राज्यों से लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं। जैसे कि अपने राजस्थान से कितनी सीटें हैं लोकसभा में तो आप बताओगे 25 सीटें, और जो आधार हैं ये जनसंख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वर्ष 2005 में लागू हुआ था। इस प्रकार से आपका ये पॉलिटी का सेकंड पार्ट था जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। वही प्रश्न मैंने आपको कवर करवाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। साथ में मैंने आपको वेके भी बताइए ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं एग्जाम की दृष्टि से वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो निश्चित रूप से आपको ये कक्षा पसंद आई होगी तो कक्षा को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस कक्षा को शेयर कर दीजिएगा, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा अन्य जो भी महत्वपूर्ण क्लासेस मैंने अपलोड किए उन्हें आप जरूर देख जाइएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।